अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च है क्या और एजुकेशनल रिसर्च है क्या? क्यों हम इसको कंडक्ट करते हैं? इसके रीजंस क्या हैं और किस तरीके से इसके स्टेप्स क्या हैं? इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिसर्च वर्ड जो है इसको ही ज़रा गौर करें। रिसर्च, अगेन, री मीन्स अगेन, सर्च मीन टू फाइंड, दोबारा से किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी दूसरे कंक्लूजन को फाइंड आउट करना, कंक्लूजन तक पहुंच जाना। अब ये किसी सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक मेथड के थ्रू किसी चीज़ के यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिक वे में उसके कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं ना, उसको रिसर्च कहते हैं। अब एजुकेशनल रिसर्च क्या है? जब भी हम ये एजुकेशनल इश्यूज़ के ऊपर कंडक्ट करते हैं और एजुकेशनल इश्यूज़ के सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन देते हैं, उसको एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। अच्छा, हम पहले रिसर्च को देखते हैं। रिसर्च है क्या? द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्स इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम मटेरियल, डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल को स्टडी करते हैं और डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों? एक न्यू कंक्लूजन देने के लिए, एक न्यू थ्योरी देने के लिए, जो भी हो सकता है वो। आप एक न्यू कंक्लूजन देते हैं, एक नई डेवलपमेंट देते हैं, एक थ्योरी की डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू थ्योरी को रिसर्च में। अच्छा, educational research है क्या? Educational research refers to the systematic collection and analysis of data related to the field of education. Educational research यानी systematic collection and analysis of data किससे रिलेटेड? फील्ड ऑफ एजुकेशन से। अगर आप इसी रिसर्च को एजुकेशन की फील्ड में किसी टॉपिक के बारे में उसके डेटा गैदर करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे और किसी कंक्लूजन तक पहुंच के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, तो उसको एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। रिसर्च में इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ methods in various aspects of education, including student learning, teaching methods, teaching training and classroom dynamics. ये इसने इसके मुख्तलिफ नाम बताया है कि रिसर्च जो है किसी भी एस्पेक्ट्स के ऊपर एजुकेशन के ये कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन की किसी भी फील्ड में कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन देने के लिए आप जब रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो उसको एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। अच्छा, वाई एजुकेशनल रिसर्च? एजुकेशनल रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा, ये पॉइंट जो है आपको जस्ट बता दूंगा, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस, जो प्रीवियस प्रैक्टिस, पास्ट प्रैक्टिस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। एड द नॉलेज, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एड्रेस द गैप इन नॉलेज, जो गैप बीच में एक क्रिएट होता है नॉलेज के, उसी को हम रिसर्च के ज़रिए फिल करते हैं। एक्सपेंड नॉलेज, नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। रेप्लिकेट नॉलेज, जो एक प्रीवियस नॉलेज है उसको अगर मॉडिफिकेशन के थ्रू, जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारी उसकी चेंजिंग आई है उसके थ्रू, अगर वो नॉलेज में लाजमी सी कोई तब्दीली की ज़रूरत है तो उसको रेप्लिकेट करते हैं। टू आइडेंटिफाई ट्रूथ रिगार्डिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन, ड्रॉप आउट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम उसके जो एक सच्चाई है किसके बारे में, मतलब एनरोलमेंट जो है, बच्चों के एनरोलमेंट, रिटेंशन, ड्रॉप आउट जो है कितना, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हमें वो बहुत फ़ायदा होता है। रिसर्च के ज़रिए हमें उसकी सच्चाई का पता चलता है, कितनी ड्रॉप आउट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, कितनी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बिल्ड न्यू नॉलेज रिगार्डिंग द मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी। न्यू नॉलेज जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मेथोडोलॉजी और पेडागोजी के बारे में। टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड पॉलिसी लेवल। ये जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इंस्टीट्यूशन और क्लासरूम लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की टाइप्स में दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को बाय पर्पस, सेकंड बाय मेथड। बाय पर्पस में बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, एवेल्युएशन रिसर्च है। बाय मेथड में हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। और बाय मेथड में दो और भी है, काजल कंपैरेटिव रिसर्च है, और फिफ्थ वन जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च है। अच्छा, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिक रिसर्च
इज कंडक्टेड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट। एल आर्गे ने इसको डिफाइन इससे किया है। मतलब बेसिक रिसर्च जब भी आप करते हैं तो किसी थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए, थ्योरी की कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई थ्योरी देना चाहते हो, कोई थ्योरी की रिफाइनमेंट के लिए, कोई ऑलरेडी दी हुई है उसकी रिफाइनमेंट करना चाहते हैं, उस वक्त आप बेसिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। बेसिक रिसर्च हमेशा लेबोरेटरी अप्रोच, इसलिए डिफरेंट लेबोरेटरी उसमें होती हैं। और एनिमल इज सब्जेक्ट, ये एनिमल जो है उसका सब्जेक्ट होता है इस रिसर्च का। और रिसर्च जो होते हैं वो ट्रेनर्स, प्रैक्टिशनर्स और रिसर्च वर्कर्स इसको कंडक्ट करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, इसके लिए कोई एक्सपर्ट लाजमी नहीं है, एजुकेशन लाजमी नहीं है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में है क्या? अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग अ टेस्टिंग अ थ्योरी एंड एवेलुएटिंग इट्स यूजफुलनेस इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। एल आर ग्रे बड़े रिसर्चर हैं, उसने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि अप्लाइड रिसर्च, इसके वर्ड से, नाम से ही पता चलता है, ये कंडक्ट इस वजह से करते हैं जो थ्योरी हमें बेसिक रिसर्च में हमें कंस्ट्रक्ट की थी, हमें मिली थी, उसकी हम एप्लीकेशन करते हैं, उस थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं और किसी उस थ्योरी की यूजफुलनेस को एवेलुएट करते हैं, कितनी वर्थ है उसमें, कितनी वैल्यू है टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या है, ये फील्ड अप्रोच है। इसमें ह्यूमन एज सब्जेक्ट होता है और रिसर्चर जो होते हैं वो एजुकेशनिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। सही है। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्शन रिसर्च ये एक लोकल होता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स है इसके लिए। और ये अक्सर जो है क्लासरूम्स में, लोकल सेटिंग में होता है। इसका टीचर जो होते हैं वो इसके रिसर्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एलआरगे ने इसको कैसे डिफाइन किया? द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक वे में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये पॉइंट, जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च इज फोकस एंड इमीडिएट एप्लीकेशन। इसका ऐसा नहीं है दूसरे रिसर्च की तरह डेटा गैदर करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर फाइंडिंग्स निकालेंगे, फिर उसको फ़ौरन इसकी इमीडिएट एप्लीकेशन होती है। इसी वजह से फ़ौरन एक्शन रिसर्च करता है, उसने टीचर जो होता है उसका, उसके बारे में रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट करता है वहीं पे। एक्शन रिसर्च इज़ कंसर्न विद लोकल प्रॉब्लम्स। ये लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में है, जितनी भी लोकल सेटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो है। रिसर्चर और टीचर, इसमें रिसर्चर जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं। क्लासरूम अप्रोच, ये क्लासरूम के अंदर बहुत सारे एक्शन रिसर्च जो होती हैं वो क्लासरूम के अंदर ही होती हैं। स्टूडेंट एज सब्जेक्ट, ये लर्नर्स जो हैं उनके ऊपर कंडक्ट की जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, इसकी मैंने मिसाल फिजिकल क्लास में भी दी थी। एक्शन रिसर्च में फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है उसमें रोज़ एक्टिव पार्टिसिपेट करता था और था ही एक्टिविटीज़ भी एक्टिवली परफॉर्म करता था। बट कुछ दिन से, 1-2 दिन से वो पैसिव है, ना एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करता है, ना उसकी कोई पार्टिसिपेशन है, ना वो एक्टिवली वो, उसकी वो परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है और वो पैसिव उसमें है। तो अब वो टीचर जो है उसके पास प्रॉब्लम आ गया कि उस बच्चे के साथ कोई तो इश्यू है। अब वो उससे पूछेगा, इनडायरेक्टली रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और उन रीज़न्स की फिर बाद में सॉल्यूशन देगा। जो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेगा उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं और उसकी एप्लीकेशन भी कर लिया। लेकिन ये रिसर्च जो है, इसकी जो फाइंडिंग्स उसने हासिल की थी और उसके वहाँ पे एप्लीकेशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये दूसरे स्टूडेंट पे जनरलाइज नहीं कर सकता क्योंकि हर इंडिविजुअल के डिफरेंट हो सकती हैं। तो एक्शन रिसर्च का एक चीज़ ये है, जो फाइंडिंग्स एक एक्शन रिसर्च में रिसीव करता है वो उसी इंडिविजुअल के लिए ही होती हैं, दूसरे उस पर जनरलाइज नहीं कर सकता। अच्छा, एवेलुएशन रिसर्च, ये याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्राम को एवेलुएट करने के लिए जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको एवेलुएशन रिसर्च कहते हैं। इसका जो सामने एक पॉइंट दिया है मैंने, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। एवेलुएशन में हम जस्ट वर्थ एंड वैल्यू चेक करते हैं कि कितना ये हमारे लिए फैसिलिटेट करता है और कितना ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एफर्ट्स टू डेवलप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर यूज इन स्कूल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हमेशा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं स्कूल के यूज़ के लिए, इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए की जाती हैं। उसमें वो टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल हो सकता है, एवी एड्स होते हैं, मीडिया एंड लर्निंग मटेरियल, जो भी लर्निंग का मटेरियल होता है स्कूल से रिलेवेंट। अच्छा, इसके बाद जो है हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव, ये जो हैं क्या थी, बाई मेथड रिसर्च। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बाई पर्पस थी। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल वर्ड से ही पता चलता है। हम इसमें हिस्टोरिकल पास्ट के जितने भी
इवेंट्स हैं उसको स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं, ताकि इसका मकसद ये है कि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें और इसके काज और इफ़ेक्ट्स ट्रेंड्स को हम स्टडी करें, ताकि हमारे प्रेजेंट के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें हेल्पफुल हो सके, उसको एक्सप्लेन करने में मदद मिल सके, और फ्यूचर में जितने इवेंट्स हो सकते हैं उनकी प्रिडिक्शन हम कर सकें कि किस तरीके से हमें जाना होगा। हम पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसकी मदद से फ्यूचर वो प्रेजेंट के एक्सप्लेन करने में हमें मदद मिलेगी और प्रिडिक्शन कर सकें, ताकि हम फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है क्या? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम हमेशा याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में involves collecting data in order to test hypothesis or answer the question concerning the current status of the subject of the study। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम डिफरेंट उसको वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करते हैं। वो वेरिएबल जो हैं इंटेंजिबल होते हैं। अक्सर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होते हैं, फॉर एग्जांपल वो एटीट्यूड हो सकता है, बिलीव्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकता है। ये किसी भी लर्नर के, किसी भी उसके पर्सन के एटीट्यूड को आप एक्सप्लेन डिस्क्राइब करेंगे, बिलीव्स को, ओपिनियंस को। अब इसका डेटा कलेक्शन जो है वो अक्सर क्वेश्चनियर, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है। इसमें आप डिस्क्राइब करते हैं किसी भी उसके एटीट्यूड, बिलीव्स, इंटेंजिबल वेरिएबल्स को। अच्छा, ये याद रखिएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव होता क्या है, क्वांटिटेटिव होता क्या है, ये दो रिसर्च डिज़ाइन है मेजर। इसका पर्पस जो है, क्वालिटेटिव में हम आंसर करते हैं वाई क्वेश्चन, क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, ये आंसर करते हैं। हाउ मेनी और हाउ मच की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्वांटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। हम क्वांटिटेटिव में क्वांटिफाई करते हैं और क्वालिटेटिव में हम डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। क्वालिटेटिव में सेकंड में डेटा टाइप जो है ऑब्जर्वेशन, सैंपल एंड वर्ड्स से, सिंबल एंड वर्ड्स। लेकिन डेटा टाइप यहाँ क्या है, नंबर्स, स्टैटिकल रिजल्ट है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव हमेशा वर्ड याद रखें, क्वांटिटेटिव हमेशा नंबरिंग की बात करेगा, परसेंटेज की बात करेगा, नंबर, और उसके जो थ्रू स्टैटिकल टेस्ट के थ्रू इसकी एनालाइज होगी, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। हाउ मच, कितना परसेंट, कितना, हाउ मैनी, कितने लोग, ये नंबरिंग की बात करेगा हमेशा क्वांटिटेटिव में। जबकि क्वालिटेटिव में नंबरिंग की बात नहीं होगी। ये डेटा जो एनालाइज करेगा, कोडिंग करेगा, फिर उसके थीम्स बनाएगा, सब थीम्स बनाएगा, इस तरह कोई किसी प्रॉब्लम के कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा। और ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट, इसमें जो अप्रोच होती है वो ऑब्जर्व करता है और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, इसी तरीके से एक कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, मेयर एंड टेस्ट, यहाँ पे चीज़ों को मेयर किया जाता है और टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। क्वालिटेटिव में एनालिसिस कैसे होता है, ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डेटा, नॉन स्टैटिकल एनालिसिस, इसमें टेस्ट नहीं लगते, इसमें ग्रुपिंग करके उसको थीम्स बना के, सब थीम्स बना के एनालाइज करके कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। लेकिन क्वांटिटी में क्या करता है, स्टैटिकल एनालिसिस होती है, इसमें डिफरेंट स्टैटिक जो टेस्ट हैं वो अप्लाई करके एनालाइज किया जाता है डेटा को। अच्छा, स्टेप्स इन रिसर्च, क्या क्या स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। अब ये तो सारे रिसर्च के टाइप्स थे, लेकिन एक रिसर्च के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं, कितनी स्टेप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर में एक रिसर्च में 5 चैप्टर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, डेटा एनालिसिस होता है, एंड फोर्थ वन और रिजल्ट होता है। अब इसमें डिफरेंट, उसमें थोड़े से नाम चेंज हो सकते हैं, डेटा एनालिसिस का, रिजल्ट और डेटा जो फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन जो है लास्ट वन, 5th चैप्टर, तो वो उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने यहाँ पे मैंने फिर भी 5th चैप्टर लिखा ही नहीं, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है 3rd चैप्टर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसको भी थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा। अब इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन के सब टॉपिक जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, रेशनल ऑफ द स्टडी है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, हाइपोथेसिस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। लिटरेचर रिव्यू के अंडर मास्टर लेवल तक तो ये नहीं होता है, ये एमफिल लेवल, और उसमें करते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं, कई कंसेप्चुअल, क्वालिटेटिव में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देते हैं, उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं क्वांटिटेटिव में। चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स हैं, पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग है, डेटा कलेक्शन टूल है। फिर रिसर्च चैप्टर 4 जो है डेटा एनालिसिस, उसमें इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आती हैं।
अच्छा, पॉपुलेशन होती क्या है और सिंपल क्या है, इसको मैंने यहाँ पे बयान किया। देखें, पॉपुलेशन इज अ इंटायर ग्रुप ऑफ दैट यू वांट टू ड्रा कंक्लूजन। A population is the entire group that you want to draw conclusion about। एक पॉपुलेशन इंटायर ग्रुप होता है जिसके बारे में, जिसका कोई प्रॉब्लम आप जो स्टडी करते हैं रिसर्च में, उसके जो जितना भी इंटायर ग्रुप है ना, उसको आप पॉपुलेशन कहेंगे, जहाँ जिसमें कंक्लूजन ड्रा करते हैं, जिस पे आप फाइंडिंग्स को जनरलाइज करेंगे, रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। लेकिन सैंपल क्या है? सैंपल इज अ साइंटिफिक ग्रुप दैट विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। सैंपल जो होता है ना, वो एक उसका सब ग्रुप है। उस पॉपुलेशन से एक सैंपल को उठाओगे और जिससे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको सैंपल कहते हैं। द साइज ऑफ सैंपल इज ऑलवेज लेस देन द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये तो अंडरस्टूड है, पॉपुलेशन जो होती है लार्ज होगी और सैंपल जो है उसका साइज उससे लेस होगा। इन रिसर्च पॉपुलेशन डज नॉट ऑलवेज रेफर टू पीपल। पॉपुलेशन हमेशा लोगों को कहते हैं वैसे जनरली, लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं कह रहा है। रिसर्च में सारे लोगों को आप अपनी पॉपुलेशन नहीं कह सकते। जिस कैटेगरी के लोगों के कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, वो आपके प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, मैं बीएड स्टूडेंट के किसी प्रॉब्लम के बारे में मैं रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा हूँ, तो बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरी पॉपुलेशन होगी। मुझे केमिस्ट्री के स्टूडेंट मेरी पॉपुलेशन में शामिल नहीं होंगे। तो पॉपुलेशन उस ग्रुप जिसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो सारे आपके पॉपुलेशन होंगे। अब बीएड के सारे स्टूडेंट से मैं डेटा कलेक्ट नहीं करूँगा, हर क्लास से कुछ कुछ स्टूडेंट लूँगा, और जो कुछ कुछ स्टूडेंट मैं सिलेक्ट करूँगा डेटा कलेक्शन के लिए, वो मेरा सैंपल होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। इसमें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ये दो मेजर पोर्शन में डिवाइड किया है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग याद रखिएगा, यहीं से एमसीक्यूज बन सकता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें इक्वल चांस होता है, सेम चांस होता है टू बी सिलेक्टेड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सेम चांस रखते हैं सिलेक्शन के लिए। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, सेम चांस नहीं होता। इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सेम चांस नहीं रखते। अच्छा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर, और क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंजेक्टिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें आप जो हैं वो उसको डिफिनीशन जो मैंने लिखा है उसको गौर से देखें। मैं जस्ट इनको डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, सही है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमेशा याद रखिए, आप किसी भी क्लास में जाते हैं, कोई 50 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से कोई 10 आपने उठाने हैं, तो आप मर्जी से कोई से भी 10 उठा लेते हैं। अब ये हर 50 जो 50 स्टूडेंट थे वो इक्वल चांस रखते थे, आप किसी को भी उठा सकते थे। लेकिन आपने मर्जी से आप उठें, आप उठें, आप उठें, और ये डेटा कलेक्शन के लिए मेरी हेल्प करें। ये आपने जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू 10 स्टूडेंट्स को एज सिंपल सेलेक्ट किया। इक्वल चांस रखते थे, सारे किसी को भी उठा सकते थे। उनमें से आपने उस टेक्निक के थ्रू 10 स्टूडेंट को उठाया। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में क्या है? इसमें आप जो पॉपुलेशन है उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। फिर वो ग्रुप्स जो है उससे रेंडमली आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बीएड के स्टूडेंट के ऊपर मैंने स्टडी करना है, डेटा कलेक्शन करना है, बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं। अब मेरे पास गिलगित में 2 एजुकेशन कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ मैंने क्लस्टर बनाया, एक यूनिवर्सिटी को, एक कॉलेज को, एक दूसरे एजुकेशन कॉलेज को। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बीएड के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में मैं रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को एक क्लस्टर बनाया, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को एक क्लस्टर बनाया, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को एक क्लस्टर बनाया, फोर्थ के एक क्लस्टर बनाया। अब हर क्लस्टर से मैं रेंडमली 3-3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा ताकि सैंपल उनसे मैं डेटा कलेक्शन कर सकूं। उसको क्लस्टर रेंडम सैम्पलिंग कहते हैं या क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में होता क्या है? सिस्टमेटिक उस वर्ड से ही पता चलता है। देखें, इसमें फिक्स एक इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के थ्रू आप सिलेक्शन करते हैं। किसी क्लास में जाते हैं, 50 के करीब स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करेंगे? रूल नंबर 1 कौन है? आप उठे, उसके बाद 4 स्टूडेंट छोड़ेंगे, 5 को उठाएंगे, 4 स्टूडेंट छोड़ेंगे, रूल नंबर 10 को उठाएंगे, 4 स्टूडेंट छोड़ेंगे, रूल नंबर 15 को उठाएंगे, 4 स्टूडेंट छोड़ेंगे, रूल नंबर 20। फिक्स एक इंटरवल के बाद हर स्टूडेंट को उठाएंगे, है वो भी रैंडम में, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक रैंडम है, एक मखसूस प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्शन कर रहे हैं। इस वजह से इसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करें। ये लाजमी नहीं है 4 के बाद एक को उठाना, आप एक के बाद एक को उठा सकते हैं। रूल नंबर 1 उठें, 2 बैठे, 3 उठें, 4 बैठे, 5 उठें, इस तरीके से भी आप उठा सकें। वो इंटरवल एक रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने के बाद आप फिक्स कर रहे हैं।
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है? रिसर्चर इसमें भी स्ट्रेटा, याद रखें क्लस्टर भी ग्रुप्स को ही कहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने को सब। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी स्ट्रेटा जो है ग्रुप्स को ही कहते हैं। आप इसमें सिर्फ जो ग्रुप्स बनाते हैं वो करेक्टरिस्टिक की बेस बनाते हैं, उनके सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिसर्चर डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स। वो उनके जेंडर मेल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल अटेंडेंस भी हो सकती हैं, रेस भी हो सकती हैं। Each subgroup is randomly sampled using another probability sampling method. अब उसमें से फिर जो स्ट्रेटा है उसमें से हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेटा है उसमें से डिफरेंट रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो बीएड के स्टूडेंट की बात कर रहा था, मैं डेटा कलेक्शन करने जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इन स्ट्रेटास को डिवाइड करूँगा। फॉर एजुकेशन कॉलेज को एक स्ट्रेटा, एजुकेशन कॉलेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन को दूसरा, यूनिवर्सिटी को तीसरा। अब इन तीनों स्ट्रेटास से मैं रेंडमली स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा, वो मेरे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हो जाएगी। अच्छा, ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थे जिसमें इक्वल चांस रखते थे सारे स्टूडेंट्स। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंजेक्टिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में याद रखिएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इजी टू, अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में बिकॉज के बाद दे आर द इजिएस्ट फॉर द रिसर्चर टू एक्सेस, ये पॉइंट कन्वीनियंस सैम्पलिंग की डिफिनीशन को डिफाइन करता है। ये रिसर्चर के लिए बेस्ट होता है, इजी होता है, ताकि वो एक्सेस कर सकें रिसर्चर तक। वो क्यों, इसमें तीन नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जियोग्राफिकल proximity, availability at the given time and willingness to participate in the research। या तो वो पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो खुद विलिंगनेस होते हैं इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, या तो जिस टाइम वो रिसर्चर कंडक्ट कर रहा था उस टाइम उसकी अवेलेबिलिटी जो भी उसको मिले उसको पकड़ कर वो डेटा कलेक्ट करेगा। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब जहाँ वो कंडक्ट करने जा रहा है वहाँ पे जो भी मिलेगा उससे डेटा कलेक्ट करेगा, जो ईजिली एक्सेस होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड कंसेक्टिव सैम्पलिंग में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, हल्की सी वेरिएशन है। इसमें भी रिसर्चर जितना इजी तरीके से जो भी सैंपल मिलेगा उससे डेटा कलेक्ट करेगा। अब आते हैं कोटा सैम्पलिंग की तरफ। कोटा वर्ड से ही पता चलता है। कोटा सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड दैट रिलाइज ऑन नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ द प्री डिटरमाइंड। इसमें पहले ही पता होता है आपको किस उससे लेना है, क्योंकि आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोटा सैम्पलिंग के लिए आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर हाँ उसको स्ट्रेटा कहते हैं। देखो, जो ग्रुप्स में डिवाइड करोगे फिर हर ग्रुप जो है उसको आप एग्जैक्ट कोई फिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से उस सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। हर ग्रुप से, अगर एक ग्रुप से 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे ग्रुप से भी 4, तीसरे से भी, हर ग्रुप से फिर 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, पर्पस सैम्पलिंग क्या हो गया? पर्पस सैम्पलिंग में आप जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने जाते हैं उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए जिसके जो आप रिसर्च के लिए सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एमफिल के रिसर्च के लिए मैंने यही टेक्निक यूज़ की थी, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है आईसीटी के ऊपर था, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स एटीट्यूड एंड यूज़ ऑफ आईसीटी। अब एटीट्यूड टुवर्ड्स आईसीटी जब प्रोस्पेक्टिव टीचर का मैं देखूंगा तो लाजमी सी बात है मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को नहीं ले सकता था, क्योंकि उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक पढ़ना था सब्जेक्ट, और थर्ड सेमेस्टर में आईसीटी इन एजुकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ना था। मैंने फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को लेना था ताकि फाइनल सेमेस्टर तक वो दोनों सब्जेक्ट वो पढ़ चुके होते, ताकि उनकी नो हाउ हो आईसीटी के बारे में, उनके पढ़ने के बाद उनका एटीट्यूड कैसा है और यूज़ कितना करते हैं उनके बारे में मैंने डेटा कलेक्शन करना था। तब तो मेरा डेटा जो है वो एक्यूरेट आ सकता था। अब मैं पर्पस सैम्पलिंग के थ्रू मैंने क्या किया, बीएड स्टूडेंट के ऊपर था मेरा रिसर्च, लेकिन मैंने फाइनल सेमेस्टर के बीएड ऑनर एडी ये जो है फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट के ऊपर मैंने कंडक्ट किया। क्यों? मेरा मकसद ये था कि जो स्टूडेंट ने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके ऊपर उनसे मैं डेटा कलेक्शन कर लूँ। तो ये मेरा पर्पस सैम्पलिंग होगा। पर्पस सैम्पलिंग आप किसी मकसद के थ्रू मखसूस कोई ग्रुप को उठाते हैं ताकि उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है, इसमें स्नोबॉल वर्ड से ही पता चलता है। आप स्नो को जब हल वो फोल्ड करते जाते हैं ना तो वो बढ़ता जाता है साइज़ उसका। स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है ना वो रिसर्च पार्टिसिपेंट से असिस्टेंस की हेल्प असिस्टेंस मांगता है। अब क्यों, किस तरह, ये जितने भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्चेज होती है ना उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल फिजिकल क्लास में भी दी थी, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं हमारे पास, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, चोर होते हैं, अब वो हमें पता नहीं होता कि कौन कौन चोर है।
हम ये तो नहीं कह सकते किसी को कि आप चोर हैं तो आप मुझे ये डेटा देने, चोर हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम किसी एक चर्सी को पकड़ लेंगे, उसके बाद उससे कहेंगे कि कोई दूसरा बंदा भी है, वो खुद बता देगा आपको। फिर वो दूसरा जो है आपको तीसरे का नाम बता देगा। इस तरीके से एक चेन मिलेगी आपको और आपको पूरा डेटा, वरना आपको पार्टिसिपेंट नहीं मिलेंगे रिसर्च के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। तो इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट है क्या? इंस्ट्रूमेंट उस जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च स्टडी के लिए, और वो क्या है? क्वेश्चनियर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी हो सकता है, डायरी भी, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एंड फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं। ये सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करेंगे, ये आपका टॉपिक आपको बता देगा। टॉपिक के हिसाब से आप अपना इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है क्या? जब भी आप इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वो रिलायबल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए। रिलायबल और वैलिड का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट आप डिफरेंट सेम कैटेगरी में, सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में जब भी आप टेस्ट कंडक्ट करने जाएंगे तो वो सेम रिजल्ट ही दे दे, कंसिस्टेंट हो उस रिजल्ट में, उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी, जो आप मेयर करना चाह रहे हैं ना, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वही चीज़ मेयर करता है, इसका मतलब वो वैलिड भी है। रिलायबिलिटी एमसीक्यूज के लिए हमेशा याद रखें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट को कहते हैं, वैलिडिटी व्हाट यू वांट टू मेयर। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज है, ये देखिएगा। ये देखें, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम बाय साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड रिसर्च, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड solution of a problem is called research, research concerned with theory development, basic research, research concerned with the theory testing, applied research, research concerned with the classroom problems, action research, basic applied action is called research by purpose। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आप स्टडी कीजिएगा, और ये एमसीक्यूज़ मैंने क्रक्स ऑफ एजुकेशन से लिए हुए हैं, फर्स्ट पेज को, उसमें और भी बहुत सारे हैं, तो क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक को कंसल्ट कीजिएगा। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। और एक चीज़ याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, प्रोफेशनल एकेडमी के स्टूडेंट जो हैं वो मुझे मैसेज करते जा रहे हैं कि सर आप वीडियो की जो है लिंक शेयर करें। लिंक मैं बार बार शेयर नहीं कर सकता, एक बार शेयर करता हूं तो वहां पे ग्रुप में जो है दूसरा जब मटेरियल शेयर होता है तो वो लिंक वहां से गायब हो जाती है, फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। एक बार सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।